हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत इस व्याख्यान में मैं इतिहास और अर्थशास्त्र के संबंधों पर कुछ बात रखना चाहता हूं। इतिहास के अध्ययन से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। जब हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ते हैं तो उससे हमें प्राचीन आर्थिक सिद्धांतों की पुष्टि अथवा खंडन या नवीन सिद्धांतों की खोज करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तो उससे देश के आर्थिक इतिहास या समय समय पर घटित आर्थिक घटनाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जब हम जॉन रॉबिन्सन के विचारों का अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है कि इतिहास अर्थशास्त्र के जड़ के समान है और अर्थशास्त्र उसका फल है, ये कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन से एक बात तो हमारे समक्ष आती है कि अर्थहीन कुछ भी नहीं होता। जब हम इतिहास में एक साम्राज्य के द्वारा दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण की कहानी को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, या विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको एक प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा या प्रयत्न ही दिखलाई पड़ता है। भारतीय इतिहास में अधिकांश युद्ध दोआब के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हुए, वह चाहे गंगा यमुना का दोआब हो या दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र था, रायचूर का दोआब, जिस पर अधिकार करने के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य मध्य युग में संघर्षरत रहे और एंशिएंट एज में भी कई साम्राज्य उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। साथ ही साथ भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वह ईरानियों का हो, यूनानियों का हो, कुषाणों का हो, हुणों का हो या मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ, उन सब के पीछे भी हम कहीं ना कहीं अर्थ को ही देखते हैं। मॉडर्न एज में जब यूरोपियंस भारत की ओर आए, पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, उन सबका भी ऑब्जेक्ट, उद्देश्य व्यापार करना था और इसके भी ओरिजिन में हम अर्थ को ही देखते हैं। यानी अर्थहीन कुछ भी नहीं है। मनुष्य अगर कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे वह अर्थ से कहीं ना कहीं अवश्य प्रभावित होता है। जब हम प्राचीन युग से लेकर अधुनातन युग तक इतिहास का अवलोकन करते हैं, आर्थिक नीतियों का अवलोकन करते हैं तो उसके माध्यम से हम नवीन नीतियों का निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। अध्ययन के क्षेत्र में आर्थिक इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने में कुछ लोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिनमें कॉम्टे का नाम मुख्य रूप से आता है, बर्कले का नाम मुख्य रूप से आता है और जहां तक इतिहास की बात है उसमें मार्क्स का नाम, कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख रूप से आता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या द्वारा, अपने आर्थिक व्याख्या द्वारा उसने इतिहासकारों को विभिन्न विषयों पर, विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए एक प्रकार से बाध्य कर दिया है। जब हम मानवीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, मानवीय समाज का अध्ययन करते हैं तो हम उसके मार्फत यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रारंभ से ही आर्थिक इतिहास का उदय हो गया था। जब समाज की अवधारणा आई तो उस समाज में आजीविका के साधन किस प्रकार उत्पन्न किए जाएं, इसके बारे में भी एक सोच या विचार समाज के समक्ष आया और इसका ज्ञान आज हम आर्थिक इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। मॉडर्न एज में जब हम आते हैं तो 18th सेंचुरी में, जिसमें दो रिवॉल्यूशन हुए थे, एक रिवॉल्यूशन
फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और दूसरा रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। इन दोनों क्रांतियों ने जनसाधारण को या दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से लेकर मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब 1000 में एक व्यक्ति मोजा पहनता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद ये परिणाम देखने को मिले कि 1000 में एक आदमी था जो मोजा नहीं पहनता था। कहने का तात्पर्य उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ, वस्तुओं की उपलब्धता बाजार में बड़े पैमाने पर हुई और लोग उसका प्रयोग करने लगे। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस रिवॉल्यूशन के माध्यम से आर्थिक इतिहास का भी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन ने अगर अपने उपनिवेशवादी नीति के तहत अनेक उपनिवेश बनाए तो उन उपनिवेशों के माध्यम से उसका जो औद्योगिक विकास हुआ या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो उससे लाभ मिला वो बहुत ज्यादा था। एक प्रकार से वह उपनिवेशों से रॉ मटेरियल प्राप्त करता था और निर्मित सामानों के लिए बाजार भी उसे उपनिवेशों में प्राप्त होते थे। इस दौर में R.H. टोनी ने, एलन पावर ने इकोनॉमिक हिस्ट्री के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया। G.N. क्लार्क का नाम आता है जिन्होंने मॉडर्न एज में इकोनॉमिक हिस्ट्री को सर्वोच्च स्थान दिलाने का विशेष रूप से प्रयास किया। जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, आर्थिक इतिहास की बात करते हैं, तो इसके माध्यम से वर्तमान समाज इतिहासकारों से आर्थिक प्रश्न पूछता है। ग्रास ने भी आधुनिक इतिहास, अर्थशास्त्र और इतिहास से तात्पर्य आजीविका के साधनों से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। मनुष्य उत्पादन में संतोष किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इसका अध्ययन हम आर्थिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक इतिहास में विशेष रूप से हम कृषि के साधनों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक युग में एग्रीकल्चर की दशा क्या थी, किसानों की दशा क्या थी, उत्पादन की स्थिति क्या थी, उसको भी हम विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। सॉरी। विभिन्न युगों में यातायात के साधन क्या थे, क्या जल मार्ग से यातायात होता था, क्या थल मार्ग से यातायात होता था, यातायात के साधन क्या थे, इसके बारे में भी अध्ययन किए जाते हैं। क्योंकि अगर यातायात के साधन सुगम नहीं होंगे तो व्यापार और वाणिज्य फलीभूत नहीं हो सकता। उद्योग की स्थिति क्या थी, हालांकि समय समय पर उद्योग की स्थिति अलग अलग रही। आरंभिक समय में लघु और कुटीर उद्योग रहे, लेकिन बाद के दिनों में बड़े उद्योग स्थापित हुए। उद्योग के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध हो पाता था या किन स्थानों पर किन वस्तुओं की उपलब्धता रही और किस प्रकार उत्पादन के साधनों को विकसित किया गया, किस प्रकार व्यापार के साधनों को विकसित किया गया। और तत्कालीन समय में जब राजतंत्रीय व्यवस्था रही उस समय आय के सोर्स सबसे अधिक लैंड रेवेन्यू रहा, भू राजस्व रहा। ऋग्वैदिक युग के इतिहास में हमको यह जानकारी मिलती है कि भू राजस्व नियत नहीं था, बल्कि एक राजस्व के रूप में बलि या चढ़ावा जिसको कहते हैं, लोग स्वेच्छा से राजाओं के यहाँ चढ़ावा दिया करते थे। राजा लैंड रेवेन्यू इसलिए प्राप्त करता था ताकि वह किसान या अन्य लोगों की जान और माल की रक्षा कर सके। लेकिन लेटर वैदिक एज में जब बड़े साम्राज्य स्थापित हुए उस समय लैंड रेवेन्यू नियत हो गया। मनुस्मृति के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि राजा प्रजा से 1/6 लैंड रेवेन्यू लेगा, लेकिन राजा को यह विशेषाधिकार भी था कि आपात स्थिति में वह लैंड रेवेन्यू को बढ़ा भी सकता है।
बाद के समय में 1/4, 1/3 और अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया था, उसने तो लैंड रेवेन्यू को 1/2 कर दिया था, यानी आधा हिस्सा वह ले लिया करता था। तो ये समय समय में बदलता रहा और यह राजाओं के आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाने गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अगर लैंड रेवेन्यू को 1/2 लिया तो इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि वह सिकंदर भी बनना चाहता था और पैगंबर भी बनना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकार ने कहा कि आप सिकंदर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है कि सिकंदर ने अगर विश्व विजय का ख्वाब देखा तो क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसलिए हमें लक्ष्य उतना ही बड़ा बनाना चाहिए जिसको हम प्राप्त कर सकें। उसने भारत विजय का प्रयास किया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांडे राज्यों को उसने विजित किया और इस विजय के लिए उसे नियमित सैनिक रखने थे और नियमित सैनिकों को रखने के लिए उसे धन की जरूरत थी। इस नाते उसने लैंड रेवेन्यू को 1/2 किया। इसके अतिरिक्त वह हिंदू किसानों पर एक आर्थिक प्रहार भी करना चाहता था, इस नाते भी उसने लैंड रेवेन्यू को 1/2 किया। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में हमें देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू तत्कालीन समय में अर्थव्यवस्था का या आय के सोर्स का एक प्रमुख माध्यम रहा। डार्विन ने आर्थिक विकास के अस्तित्व के लिए एक प्रकार से संघर्ष किया था और मार्क्स ने आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब हम 20वीं शताब्दी में आते हैं और 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उस समय आर्थिक इतिहास का इम्पोर्टेंस और भी अधिक बढ़ गया था और भारतीय इतिहास में जो मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट आया उसको लोकप्रिय बनाने में विशेष रूप से जिन इतिहासकारों का योगदान रहा उनमें हिरेन मुखर्जी, रजनी पामदत्त, डीडी कोसाम्बी और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने उसे एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया। इस प्रकार अर्थशास्त्र भी इतिहास का ऋणी है, क्योंकि आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञान के बिना इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। इतिहास में हम विभिन्न शासन काल में आर्थिक दशाओं का भी अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में जब हम कॉइन्स की चर्चा करते हैं तो उसमें कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए और इस पर जब हम चिंतन मनन करते हैं तब ये बात हमारे सामने आती है कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध 24 कैरेट के सोने के सिक्के जारी किए। क्यों किए? क्योंकि उनका अधिकार सिल्क रूट पर था जो चीन से सेंट्रल एशिया की ओर जाता था। लेकिन बाद के दिनों में गुप्तों ने जिन सिक्कों को जारी किया वह शुद्धता में कुषाणों के सिक्कों से कम रहे। 22 कैरेट के, 20 कैरेट के उनके सिक्के थे। यानी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कुषाणों का समय अधिक आर्थिक दृष्टि से अधिक मायने रखता है, लेकिन गुप्तों के समय में कुछ मिलावटी होने लगा और बाद के समय में जब भारत में तुर्की इन्वेजन हुआ उस समय उन शासकों ने भी अलग अलग धातुओं के सिक्के और सिक्कों को जारी किया। तो इस प्रकार कॉइन्स के माध्यम से भी हमें तत्कालीन शासन व्यवस्था के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का चलन किया, लेकिन उसके बाद राज्य की आर्थिक स्थिति किस तरह खराब हुई उसका अध्ययन भी हम मध्य युग के इतिहास में करते हैं। यानी कुल मिलाकर इतिहास के अध्ययन में आर्थिक पहलुओं का भी विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। कृषि के बारे में मैंने बातें की, व्यापार के बारे में मैंने बातें की, लैंड रेवेन्यू के बारे में भी बातें की। ब्रिटिश शासन काल में लैंड रेवेन्यू का अलग अलग प्रकार का सिस्टम हमें
देखने को मिलता है। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सभी राज्य के आय के अलग अलग प्रकार के सोर्स रहा करते थे। यानी इतिहास के अध्ययन में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात न करें तो अध्ययन अधूरा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जॉन सीले के इस कथन को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र बिना इतिहास के नींव रहित है और इतिहास बिना अर्थशास्त्र के फलहीन है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध है और वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू।